नमस्कार दोस्तों, एडुसाइट के नेटवर्क में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हमारी आज के व्याख्यान हमारी श्रृंखला रागों के अंतर्गत आती है। और दोस्तों, आज के हमारे व्याख्यान का विषय रहेगा राग पूर्य धनश्री। आज इसका दूसरा अंक है। दोस्तों, आप हमारे पिछले अंक को यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी, हेड संगीत विभाग, भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक जाना माना नाम है। दोस्तों, इन्होंने अपनी संगीत की तालीम हासिल की है पंडित शंकरनाथ पाटिल जी और श्रीमती विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। दोस्तों, हमारे साथ तानपुरा पर जुड़ी हैं मिस गगनजीत कौर। ये भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और गुरमत संगीत में निपुण है। और तबले पर हमारे साथ एक गेस्ट हैं मिस्टर अमृतेश मिश्रा। ये पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर जी के शागिर्द हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं इन तीनों का स्वागत करना चाहूँगी स्टूडियो में। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि उर्वशी ने बताया कि हम लोग राग पूर्या धनाश्री जो है उसके बारे में इससे पहले के लेक्चर में आपको बता चुके हैं। एक परिचय राग पूर्या धनाश्री से आपका हो चुका है। राग पूर्या धनाश्री जो है उसके स्वर कौन से हैं, आरोह अवरोह क्या है, उसकी पकड़ क्या है, उसमें कौन सी ऐसी स्वर संगतियाँ हैं जो कि उस राग को उसका स्वरूप प्रदान करती हैं, और साथ ही साथ दूसरे रागों से वो किस प्रकार से अलग है या किस विशेष स्वर संगति को बार बार लेने से वो अन्य रागों से बिल्कुल हटकर अपने एक अस्तित्व को सामने लेकर आता है। तो ये सब बातें हमने अपने इससे पहले के व्याख्यान में आपको बताई थी। आज हम कुछ बातें और आपको बताएंगे जिसमें कि स्वरों के बारे में बताएंगे, ख़ास तौर पे जो इस राग में प्रयोग होते हैं, और साथ ही साथ इस राग में किस प्रकार से आलापचारी की जाती है। यानी यदि हम जब आलाप करते हैं राग के या हम राग का विस्तार करेंगे, क्योंकि बंदिश तो हम गा ही लेंगे। बंदिश हमको एक जो जिस तरह से हम कहते हैं कि पद स्वर और ताल का जो समन्वय है, इसको हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं और गा भी लेते हैं। लेकिन बात तब आती है जब हम इसकी आलापचारी करें या इसके आलाप को हम कैसे बनाएं, कैसे हम उस दायरे में रह के कि जो स्वर हैं इस राग के उन्हीं को प्रयोग करके और किस प्रकार से स्वर संगतियाँ उन्हीं स्वर संगतियों को बार बार दर्शाते हुए हम इस राग में आगे बढ़ सकते हैं। तो बंदिश हम यदि छोटे ख्याल की, जिसे द्रुत ख्याल कहा जाता है, या बड़े ख्याल की, विलंबित ख्याल जिसे कहा जाता है, इसमें कोई भी बंदिश गाएं, जब उसमें आगे हम बोलों को लेकर या वैसे आकार में जो हम आलाप करते हैं, तो वहाँ पर हमें इस प्रकार की जो आलापचारी जो हम आपको हमेशा बताते आए हैं किसी भी राग को लेकर के, उसको लेके जब हम गाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हम बखूबी उस चीज़ को कर पाएंगे। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से ही किसी चीज़ को पाया जा सकता है, किसी चीज़ पर मास्टरी की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो राग पूर्या धनाश्री राग के बारे में एक और जो धारणा है कि राग बहुत मुश्किल है, तो राग बिल्कुल मुश्किल नहीं है। राग को यदि किसी भी राग को समझकर गाया जाए तो राग कतई मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि समझकर और उसके अभ्यास को लगातार करने के बाद किसी भी राग जो है उसको हम बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो राग पूर्या धनाश्री, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि राग पूर्या धनाश्री जो है पूर्वी ठाट से उत्पन्न राग है और इसको संपूर्ण जाति का राग कहा गया है। लेकिन किस प्रकार से आरोह अवरोह जो है जाति, जैसे कि मैंने बताया आरोह अवरोह जो है उसमें जो प्रयुक्त स्वर हैं उनको देखते ही जाति निर्धारित की जाती है। तो जब हम इस राग को गाते हैं तो इसमें किस प्रकार से आरोह और अवरोह होगा, इसको हम एक बार पुनः लेंगे। साथ ही इस राग की पहचान या इस राग की पकड़, यानी वो आइडेंटिटी इस राग की जिससे एकदम से इस राग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको भी हम एक बार फिर से दोहराते हैं। क्योंकि आलापचारी करने के लिए हमें पुनः आरोह और अवरोह को
एक बार पुनः जानना होगा और फिर हम अपने इस आलापचारी के जो विधि है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एकदम से जब हम आरोह अवरोह करते हैं उससे पहले थोड़ा सा हम सा को लगा लें ताकि गला साफ हो जाए, गला क्लियर हो जाए और हम अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। रे गा मा पा धा पा मा गा मा दा नी सा सा नी दा पा मा गा मा रे गा रे सा। हम जब अवरोह में सा नी धा पा करके आए हैं, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सा रे नी धा पा पा मा गा मा रे गा रे सा। तो जो खास स्वर संगति जैसे मैंने रागपुरी धनाश्री की बताई कि मा गा मा रे गा, तो ये भी इसमें आती है, सा रे नी धा प रे नी धा प। ये भी एक बहुत विशिष्ट स्वर संगति है जो कि अवरोह में एकदम सामने आ जाती है। तो राग को इस प्रकार से गाया जाए, आरोह और अवरोह भी इस प्रकार से जाना जाए कि राग समझ में आए। पहले समझ में आएगा तभी आप उस पर अभ्यास कर पाएंगे। पुनः एक बार देखते हैं, रे गा मा धा पा मा दा नी सा सा रे नी धा पा पा मा गा मा रे गा रे सा। कभी कभी कुछ संगीतकार लोग इस प्रकार भी गाते हैं, रे गा मा पा दा नी सा सा नी धा पा मा गा मा रे गा रे सा। तो गलत ये भी नहीं है, लेकिन जब जो मेरा एक सोच है कि जब हम आरोह अवरोह गाते हैं उसी में राग का वो स्वरूप सामने आना चाहिए या वो मेन स्वर संगति सामने आनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो उस राग को सीखता है या जानता है वहीं से उसको पता चल जाए कि ये राग इस प्रकार से इस राग का चलन है। तो अधिकतर जैसे मदनी सा, इस प्रकार से हम तार सप्तक के सा पर जाएंगे। तो सा नी रे गा मा पा दा नी सा, कुछ लोग इस प्रकार से भी आरोह लेते हैं, तो गलत तो नहीं है, लेकिन मधनी सा की संगति जो है वो अधिकतर गाई जाती है। और जब हम राग की शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने बताया कि निषाद से शुरू करते हैं, नी रे, तो इस प्रकार से हम जाते हैं। तो निषाद और ऋषभ की जो स्वर संगति जो इस प्रकार से लिया जाता है आरोह, तो पूर्वी थाट या पूरिया जो हम खासतौर पे कहेंगे कि पूरिया राग का, क्योंकि पूरिया धनाश्री में पूरिया जो दिखता है इसका अंग वो बहुत ज़रूरी है, उसकी शुरुआत ही ऐसे कहते हैं कि निषाद जो है उसमें बहुत प्रबल है, निषाद और गांधार। तो इसके बाद न्यास के स्वर, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम क्योंकि वादी है और षड्ज क्योंकि संवादी है, तो न्यास के स्वर है। साथ ही गांधार और निषाद जो है ये भी न्यास के स्वर हैं। तो ये कुछ खास बातें थी। और जैसे कि आप जानते हैं कि पूरिया धनाश्री को
सायंकाल में गाया जाता है। सायंकालीन संधि प्रकाश राग इसको कहा जाता है। और आप उस समय इसको गाकर देखिए, बजाकर देखिए, आपको इसका जो भाव है वो उस वक्त आपको बिल्कुल सामने आएगा। आप इसको खुद ही बहुत आनंद लेते हुए इसको गाएंगे और रियाज़ करेंगे या उसको परफॉर्म करेंगे, गाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये तो थी बातें, एक साधारण सा परिचय जो मैंने दोबारा एक बिल्कुल संक्षेप रूप में आपको बताया है, क्योंकि हम आलापचारी की तरफ बढ़ेंगे तो आलापचारी की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय बहुत ज़रूरी है। अब हम इसके आलापचारी की तरफ चलते हैं। जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया कि राग पूर्या धनाश्री जो है उसमें निषाद जो है वहाँ से इसका आरंभ होगा और ऋषभ इसमें कोमल होगा, मध्यम तीव्र होगा और धैवत कोमल होगा। तो इन स्वरों का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ ऋषभ पर और धैवत पर कभी भी न्यास नहीं होगा, क्योंकि ऋषभ और धैवत पर यदि हम न्यास करते हैं तो राग जो है किसी और राग की शक्ल लेने लगता है। तो कह सकते हैं कि मारवा की तरफ ज़्यादा झुका हुआ दिखेगा या मारवा का सा आभास होने लगेगा। तो पूर्या धनाश्री में ऋषभ और धैवत, हालांकि इनको उल्लंघन है, इनको लांघ कर नहीं जा सकते, यानी इनको अवॉइड नहीं कर सकते, इनको ओमिट नहीं कर सकते, लेकिन इनका प्रयोग आरोह अवरोह में बराबर है। परंतु ध्यान रहे इस पर कभी न्यास, ठहराव, मैं कहूँ कि पॉज, एम्फसिस या रेस्ट नहीं किया जाता। तो हम अपना आलापचारी का प्रथम जो चरण है उसको हम लेते हैं। जैसे कि मैं अपने अन्य रागों की व्याख्या जो मैंने आपको बताई है उसमें आपको बताया है कि प्रथम जो चरण है आलाप का, उसमें हम षड्ज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मध्य सप्तक के षड्ज पर, और फिर हम मंद्र सप्तक के स्वरों का को लेते हुए हम मध्य सप्तक के अधिक से अधिक गांधार तक अपना विस्तार कर सकते हैं। कोशिश की जाए कि मंद्र स्वरों का अधिक इसमें अभ्यास किया जाए, ताकि हमारा गला जो है वो एक अच्छा उसको बेस जो है तैयार करने को एक मिले उसको। तो क्योंकि इस राग में षड्ज बहुत ही देर से उस पर आते हैं, बहुत देर से उस पर न्यास किया जाता है, तो निषाद और ऋषभ की संगति को लेते हुए हम इस राग को शुरू करते हैं। स्वरों में लेते हैं। अब देखिए सा पर मैं बहुत देर बाद आई हूँ, और सा पे हम कैसे जा रहे हैं, मेरे सा। तो पूरिया की जो विशेषता है, विशेष अंग यहाँ पे दिखा है। मैं ऐसे भी जा सकती थी, मेरे सा, इसको न जाकर मैं मेरे सा,
इस प्रकार से गई हूँ, जो कि पूरिया का चलन है, पूरिया का एक विशेष बात है, क्योंकि ये राग पूरिया और धनाश्री का समन्वय है, तो यहाँ पर हमने पूरिया अंग जो है वो दिखाना है। तो बार बार निषाद का प्रयोग और ऋषभ से होते हुए षड्ज पर आना इसकी खास बात है। और मैं मंद्र सप्तक के आलापचारी में मंद्र सप्तक के पंचम तक, गांधार तक जो है इसका विस्तार लेकर गई हूँ। जब आप सुबह जब इसका अभ्यास करते हैं रियाज के लिए, देखिए रियाज के लिए तो कोई भी समय जो है वो उपयुक्त है कि जब आप उसका रियाज कर रहे हो। जब आप परफॉर्म करते हैं तो एक अलग बात है। सुबह यदि आप इसके स्वर लगाते हैं या आप शाम को रियाज करने बैठते हैं तो कोशिश कीजिए कि हम जितने भी मंद्र की तरफ जाएं उतना हमारा गला साफ होगा, गले की खराश जो है उतनी क्लियर होती चली जाएगी। तो कोशिश करिए कि मंद्र में पहले सीधे आगे नहीं जाना, मंद्र में इसका अभ्यास किया जाए। तो देखिए उसी चीज़ को मैंने आकार में लिया है और निषाद से ऋषभ को छूते हुए जो है षड्ज पर आना, ये इस राग की खूबसूरती है। तो उसको हमने बिल्कुल बरकरार रखना है। आप जब मंद्र की तरफ जाते हैं तो पंचम पे जो इसका ठहराव है वो इस पर धनाश्री जो है उस अंग का देते हैं। तो पंचम पर जब हम ठहराव मंद्र में जाइए और पंचम पर खूब ठहरिए। तो इस प्रकार से हम जो है षड्ज पर आकर न्यास करते हैं। अब क्योंकि ये प्रथम चरण है तो इसको हम इस पे गांधार तक भी जा सकते हैं। कैसे? ने रे गा ने रे ने ने रे गा रे सा ने दा ने रे ने गा ने दा तो देखिए कि हमने अपने प्रथम चरण के जो आलाप को मंद्र तक गए, पंचम मध्यम गांधार तक गए और आप रियाज कर रहे हो तो उस समय आप चाहे रियाज के समय मंद्र सप्तक के सा पर भी जा सकते हैं। मैंने इससे पहले कहा कि सुबह आप यदि रियाज कर रहे हो तो देखिए सुबह का रियाज तो सुबह के रागों से होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, शाम को कई बार वक्त नहीं मिलता है, तो आप कोशिश करें सुबह पहले भैरव के स्वर लगाइए या सुबह के रागों को लीजिए और फिर उसके थोड़े समय के बाद यदि आपको पूरी धनाश्री का अभ्यास कर तो आप कर सकते हैं। वहाँ पर हम ये जो समय की जो एक टाइम थ्योरी है उसको रियाज के समय अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम अपने रियाज को हमें जो समय मिलता है उसके हिसाब से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रातःकालीन रियाज को जो है वो इग्नोर किया जाए। प्रातःकालीन रियाज तो होना ही चाहिए।
क्योंकि उस समय हमारा गला जो है बिल्कुल उसी प्रकार होता है जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है। हम अलसाए हुए होते हैं, शरीर बिल्कुल ढीला होता है, एकदम से हम एनर्जेटिक नहीं होते, तो इसको थोड़ा वक्त लगता है। इसी प्रकार से स्वरों में भी किसी भी राग के जो स्वर हैं उनको उनके अनुसार, उनके भाव के अनुसार जो समय निर्धारित किया गया है उसमें हम प्रातःकालीन राग के बाद हम थोड़ा सा इस राग का भी रियाज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रथम चरण की। अब ये प्रथम चरण के जो रियाज, अब जो आलाप जारी है, इसमें हम शब्दों को भी डाल सकते हैं, अक्षरों को डालिए। तो कोई भी शब्द जो बंदिश के प्रयोग होते हैं, आप चाहे माई शब्द, जैसे मैं राधा शब्द ले रही थी और माई शब्द ले रही थी, तो जो भी बंदिश के जो बोल हैं उनको लेकर आप जो है आलाप कर सकते हैं। और आलाप यदि आपको समझ में आ गया कितना, किस स्वर पर कितना न्यास होना है, कितनी संगति होनी, तो आप उसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे चरण की तरफ आते हैं। तो दूसरे चरण में हमने जैसे आपको हमेशा बताते आए कि हम पंचम पर दूसरे चरण में, या कभी कभी थोड़ा धैवत पर को छूते हुए जो है हम यहाँ तक अपनी आलापचारी को लेकर जाते हैं। साथ ही साथ मंद्र के थोड़े बहुत स्वरों को हम ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा गले को रेस्ट भी मिलता है। आप मंद्र की तरफ जाइए तो गले में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं कि थोड़े मंद्र के स्वरों को लेके मध्य सप्तक के पंचम और धैवत तक हमारा विस्तार द्वितीय चरण में होगा। विशिष्ट समुदाय है, जो विशिष्ट पहचान है पूरे धनाश्री की, मार गार सा निर गा मा मा गा गा मा गा पा पा मा मा गा मर गा गा रे सा नि रे नि दा नि मा दा नि रे सा नि रे गा मा पा मा गा मा गा मा दा पा। कितना खूबसूरत है ये फ्रेज, मा दा मा
तो ये राग ऐसा है कि जिसमें आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे आलापचारी को सुन के कि बिल्कुल एक अलग भाव है, जो कि ऐसा लगता है कहीं पे आप खो गए हैं, आप तल्लीन हो जाते हैं। तो गंभीर भी है राग, राग शांत भी है और कहीं पे करुणा का सा भाव भी है। मा दा पा मा गा मा रे गा नि रे रे गा गा मा मा गा मा रे गा गा मा गा पा मा गा मा रे गा गा रे सा नि रे नि रा नि रा नि रे सा। तो देखिए अंत में षड्ज पर आकर न्यास होता है, इसीलिए इसको संवादी स्वर बोला गया है। और इस पर न्यास जो है वो एक बड़ा आरामदेह एक ऐसा फील देता है कि बस अब इस जगह पर आ गए हैं, अब फिर दोबारा हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसको आकार में या शब्द लगा के अक्षरों को लेकर, बंदिशों के बोलों को लेकर आप अपनी आलापचारी कर सकते हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कि जब मैं आलाप आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आप आगे बढ़े, तो स्वर एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से लग रहे हैं, जो स्वरों का लगाव है वो बहुत बड़े खूबसूरत तरीके से जा रहा है, या मैं उसको गाते गाते बहुत एंजॉय कर रही हूँ। तो जाहिर सी बात है कि आप पहले अपने गाने को पहले खुद आपको अच्छा लगेगा, तब तो दूसरों को अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपके जो स्वर हैं वो एक दिन में नहीं, आप लगातार गाते जाएंगे तो आवाज़ में एक गोलाई पैदा होगी, आवाज़ में एक स्मूथनेस पैदा होगी। तो वो स्मूथनेस जो है वो जब आने लगेगी आपको अच्छा लगेगा, आपका गाना स्वयं को, सुनने वालों को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर देती हूँ कि रियाज़ करिए, रियाज़ करिए, रियाज़ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रथम और द्वितीय जो चरण है आलापचारी का वो आपको बताया है, स्वरगम में भी बताया है, आकार में भी बताया है और बंदिश के बोलों को लेकर भी बताया है। अब हम अपनी तीसरी या चतुर्थ जो चरण है उसको लेने से पहले एक हम सरगम गीत आपको बताते हैं। आप चाहें उसको क्रमिक पुस्तक मालिका में भी आप देख सकते हैं। पंडित भातखंडे जी ने बहुत सुंदर एक ये सरगम गीत जो है ये बताया, और इसमें आप सरगम गीत बताने का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप ये भी देखें कि बंदिशों में जो है किस प्रकार से जो आपको स्वर जो समुदाय आपको बता दिया, स्वरों का जो एक संगति आपको बताई जाती है या बताए थे कौन कौन से स्वर हैं, वो उसी प्रकार से जो है वो उसमें प्रयोग होते हैं और राग के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। तो चलिए हम इस सरगम गीत को गाते हैं। ये सरगम गीत जो है ये 3 ताल में है। तो 3 ताल जैसे मैंने आपको बताया है कि 16 मात्रा का है, 4-4 के 4 विभाग हैं, और ये बंदिश जो है ये खाली से उठती है, यानी नवी मात्रा से। जैसे हम बंदिश के 3 ताल में देखते हैं, बजाइए ज़रा। धा धिन धिन धा, 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 धा धिन धिन धा। ये खाली आई जहाँ पर कि कोई भी शब्द नहीं। और आप गिनती में देखिए 1 2 3 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो इसका मतलब है हमारी ये जो बंदिश है या ये सरगम गीत नवी मात्रा से शुरू होता है। तो अब हम नवी मात्रा से इस सरगम गीत को शुरू करते हैं। धा धिन धिन धा धा धिन, नी रे गा मा प द मा प मा गा मा रे मा गा, नी रे गा मा प द मा प मा गा मा रे मा गा, रे गा मा गा रे सा, नी दा मा गा मा गा रे सा, रे गा मा गा रे सा, नी दा मा गा मा गा रे सा, नी रे गा मा प द मा प मा गा मा रे मा गा, नी रे गा मा प द मा प मा गा मा रे मा गा, रे गा मा गा रे सा, नी दा मा गा मा गा रे सा, नी रे गा मा प द मा प मा गा मा रे मा गा, मा गा मा द मा सा सा, नी रे गा रे सा रे, नी दा मा गा मा द मा सा सा, नी रे गा रे सा रे, नी दा रे, नी दा प द प मा गा मा रे मा गा, रे नी दा प द प मा गा मा रे मा गा, रे गा मा गा रे सा, नी दा मा गा मा गा रे सा, रे गा मा गा रे सा, नी दा मा गा मा गा रे सा, नी रे गा मा प द मा प मा गा मा रे मा गा, नी रे गा मा प द मा प मा गा। अब देखिए ये ताल चल रही है और हमने जो स्वर समुदाय या जो मैंने आपको बताया है वो इसमें वो स्वरगुच्छ बखूबी इस्तेमाल किया गया। देखिए मा गा मा रे मा गा, मा गा मा रे, आप जो देखिए ये स्वर समुदाय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मा गा मा दा मा सा सा रे नी दा, ये अलग अलग जो एक जैसे स्वरों की जो संगतियाँ मैंने आपको बताई हैं ये भातखंडे जी की इन बंदिशों में खूब प्रयोग हुई हैं और राग के स्वरूप को ये स्पष्ट करने में बहुत ही बड़ा अपना योगदान देते हैं। अब हम आगे चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। जो इसका तीसरा चरण है वो आलापचारी का, वो हमारा निषाद और तार सप्तक के षड्ज तक जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि तार सप्तक के षड्ज पे हम जैसे आपको बताया कि मंद्र सप्तक में जब हम आलाप करते हैं, मध्य सप्तक के सा पराकटिका जो प्रोसेस जो है या जो विधि यहाँ पर मंद्र और मध्य सप्तक के सा पर आने में जो प्रयोग है वही विधि जो है वो तार सप्तक में भी या तृतीय चरण में भी उसका प्रयोग होगा। किस प्रकार से देखते हैं। नी रे गा मा मा गा मा गा पा पा मा गा मा रे गा, गा मा द नी नी दा पा, नी दा पा मा गा मा रे गा, गा मा द नी मा द म नी नी दा पा, बिल्कुल करुणा का सा भाव आता है। नी दा पा मा गा मा रे गा रे सा, नी रे गा मा द नी रे नी दा पा, क्योंकि हम मदनी सा ऐसे हम बहुत ही कम जाते हैं। मदनी नी रे नी
प्रकार से तार सप्तक के ऋषभ को सिर्फ छूते हुए जो है हम वापस जो है हम निषाद पर मदनी रे नि दा नि दा पा मदनी मनी नि दा नि रे सा नि दा नि। थोड़ी देर के लिए हम सा पे रुके और फिर पुनः निषाद पर है, क्योंकि निषाद जो है इसका न्यास का स्वर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम इसको निषाद को मंद्र सप्तक के निषाद को बार बार देखते तो पूरिया का जो एक झलक है या पूरिया का जो अंग है वो सामने आता है। तो वही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं अपने आगे के आलाप में। तो चलन तो वही होगा और उसी चलन को हम मंद्र में भी प्रैक्टिस करेंगे और मध्य सप्तक में भी। मदनी नि दा नि रे नि दा नि दा पा। धनाश्री का जो एक खास चीज़ है पंचम धनाश्री में जो पूर्वी ठाट की धनाश्री, उसमें जो इतना इम्पोर्टेंट है तो वो भी बार बार दिखाना, उस पर बार बार न्यास है। वादी स्वर है पंचम, फिर उस पर न्यास है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। जो द्वितीय जो चरण है उससे और तृतीय चरण में प्रस्थान करते हुए एक ब्रिज का काम करता है। और आप स्वयं गा बजा कर देखिए कि जब आप पंचम पर ठहराव करते हैं तो कहीं पर गले को आपके थोड़ा सा रेस्ट मिलता है और फिर आप उसके आगे की जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम फिर से देखते हैं आलाप किस प्रकार से है। ग म द नी नी दा नी रे नी दा पा पा म ग म रे ग म म ग ग म ग पा अब देखिए ग म द प, ये मैंने फ्रेज दिया है तो क्योंकि धैवत से जब छू कर हम पंचम पर आते हैं, ये इसकी विशेषता है। म ग म द प ग म द नी नी द प ग म द नी रे नी द प ग म नी द प। तो आप देखिए बार बार पंचम पर आके मेरा न्यास होता है, क्योंकि पंचम पर आके फिर हम दोबारा से अपना अगला आलाप ले सकते हैं। तो इसीलिए पंचम को वादी ऐसे ही नहीं बोला गया। पंचम को वादी इसके जब प्रयोग में हम उसको गाते हैं, प्रैक्टिकली देखिए तो आपको बिल्कुल साफ हो जाएगी। पंचम एक ऐसा स्वर है जो सबसे अधिक चमक रहा है। पंचम ऐसा स्वर है जो ब्रिज की तरह भी काम कर रहा है। पंचम एक ऐसा स्वर है जो राग की खूबसूरती भी सामने लेकर आ रहा है। पंचम एक ऐसा स्वर है जो धनाश्री का जो खास चीज़ है उसको लेकर आ रहा है। और पंचम जो धनाश्री का इम्पॉर्टेंट है वो पूरिया के साथ उसका समन्वय हो रहा है और फिर वो पूरिया धनाश्री का स्वरूप दे रहा है। तो पंचम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पंचम को जो है हम लेके फिर हम अपने आगे का आलाप ले सकते हैं। तो अब तक आपको जाहिर सी बात है कि ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम अपना तीसरा चरण जो है आलापचारी का हम अपना ले सकते हैं। अब इसको यदि हम आकार में ले या हम इसको बोलों को जो बंदिश के बोलों को डालकर ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बोलालाप कहते हैं। बोल प्लस आलाप, बोलालाप यानी जो बंदिश के बोल हैं उसको हम आलापचारी के रूप साथ लेते हैं तो वो बोलालाप होते हैं। तो इसकी तरह तो कैसे लेंगे? आपको ये भी नज़र आ रहा है कि निषाद भी जो है न्यास का स्वर है, निषाद भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहीं पर आपको धैवत पर न्यास नज़र नहीं आता। यदि मैं धैवत पर न्यास करूँ तो राग बदल जाएगा। ग म द नी दा 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 प, ऐसे नहीं गाएंगे, ऐसे गाने से राग खराब हो जाएगा।
अब देखिए कितनी देर के बाद मैं षड्ज पर आई हूँ, तार सप्तक के षड्ज पर कितनी देर के बाद मैंने जो है उस पर न्यास किया है। तो ये कहते हैं एवरी राग हैज़ गॉट इट्स ओन स्टाइल। आप किसी भी राग को जब गाते हैं उसका अपना एक स्टाइल है, उसको गाने की अपनी एक विधि है, उसका अपना एक रंग है, तो उसका अपना जो भाव है वो उस राग में प्रयुक्त होने वाले जो स्वर समुदाय है उससे ही सामने झलकता है। जैसे मैं बहुत एक तरह से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं कई बार देती हूँ विद्यार्थियों को कि जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ख़ास विशेषताएं हैं जिससे कि कोई भी देश कह सकता है कि आप भारतवासी, या ये विशेषताएं किसी भी भारतवासी में हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि एक हम अपने परिधानों में ले लें कि साड़ी जो है वो भारतीय परिधान है, बिंदी लगाना भारतीय परिधान है, नमस्ते करना भारतीय संस्कृति का एक भाग है, या हम जब सुबह प्रातः हम उठते हैं तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, किसी को मिलते हैं, अभिनंदन करते हैं किसी का, या हम अपना कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने इष्ट को का ध्यान स्मरण करते हुए करते हैं, या हम अपने खान पान की बात ले लें तो भारतीय जो व्यंजन हैं वो सब जगह इतने मशहूर हैं। तो ये सब चीज़ें, या हम अपने त्योहारों की बात करें, हम दीपावली की बात करें, हम ईद की बात करें, हम अपने होली की बात करें, तो ये कुछ ऐसे त्यौहार जो भारतीयता को बिल्कुल अलग से भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। तो भारतीय जो विशेषताएं हैं तो ये एक भारत का एक क्या कहना चाहिए, एक पिक्चर जो है भारत की वो विश्व को देता है। तो हम जब राग की बात करते हैं तो राग की जो पिक्चर है वो किससे क्लियर होती है, राग की इन विशेषताओं से, यानी इन विशिष्ट स्वर समुदायों से जो है उस राग की विशेषता जो सामने आती है। तो हमने किस प्रकार से, जब हम तीसरे चरण की बात कर रहे थे तो किस प्रकार से हम तार सप्तक के सा पर ठहराव हमने बाद में किया, और ऋषभ को लेते मदनी सा, ऐसे भी लोग लेते हैं, लेकिन मदनी रे सा, इस प्रकार लेने से राग ज़्यादा अच्छे से सामने स्पष्ट होता है। तो ये तो था तीसरा चरण। अब हम एक चौथे चरण की तरफ जब हम जाते हैं तो हम ये जानते हैं कि चौथे चरण में तार सप्तक के स्वरों पे और षड्ज पर बहुत अधिक न्यास किया जाता है। तो विधि वही रहेगी जो हमने मंत्र में जिस प्रकार से स्वर विस्तार बताया, वही चीज़ जो है हम तार सप्तक की तरफ भी लेकर जाते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से चौथे चरण में राग जो है उसका विस्तार किया जा सकता है। मदनी नी दा नी रे सा, सा नी रे नी दा नी, मदनी दा मदनी मनी नी दा नी रे सा। आप देखिए सा पर कितना लंबा न्यास हो रहा है, और सा को पूरा भर के यानी डीप ब्रेथ के साथ आप लेंगे तो सा बिल्कुल अपनी जगह पर सही लगेगा। मदनी रे सा नी रे सा, मदनी सा। शब्दों को आप बंदिशों के बोलों को लेकर चलें या आप आकार को लेकर चलें तो रास्ता तो वही है, उसी में आप जो है बोल आलाप ले सकते हैं, या आप आकार में भी आप आलाप ले सकते हैं। फिर सा पे आने के बाद फिर दोबारा से निषाद पर न्यास करें। मदनी सा रे नी दनी, मदनी मदनी रे सा। इसके बाद हम तार सप्तक की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। माई 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 ए माई माई
हम जब चौथे चरण की जो हम आलापचारी करते हैं, आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, हम मंद्र सप्तक की तरफ बिल्कुल नहीं गए। हमने सिर्फ मध्य सप्तक के पंचम मध्यम को लेके हमने जो है अपनी आलापचारी की और हम सीधे तार सप्तक की ओर बढ़ते चले गए। तो ये इस चौथे चरण की खास बात है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आप मंत्र का अभ्यास करिए, बार बार मैं ये कहती हूँ कि मंत्र सप्तक का अभ्यास करिए तो तार सप्तक अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। ये एक विधि है किस प्रकार से अपने गले को आप क्लियर कर सकते हैं, अपने गले को साफ कर, चाहे गला खराब भी हो तब भी आप अपने अभ्यास को जारी रख सकते हैं। तो ये तो थे चारों चरण जो हैं आपके आलापचारी के, और इनको आप यदि कर लेंगे, धैर्यपूर्वक करेंगे, क्योंकि आप पहले ही ये नहीं सोचें कि एकदम परफेक्शन आ जाएगा, ये थोड़ा समय लेता है आवाज़ की गोलाई होने में, आवाज़ को स्मूथ होने में। और एक और बात कि जब हम अभ्यास कर रहे हों तो या राग को लेकर हम अपनी बढ़त कर रहे हों तो उसके रस को आने, रस यानी उससे उत्पन्न भाव या उसके आनंद को आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि रियाज जो है वो थोड़ा सा लगने वाली बात है। रियाज यानी प्रैक्टिस करने वाली, प्रैक्टिस करते करते हमारा ध्यान उसकी टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा चला जाता है। जो राग की जो मेन चीज़, जैसे हमारा ध्यान जाएगा उसकी स्वर संगतियों पर, हमारा ध्यान ये भी जाएगा कि कहीं हम गलत तरीके से तो नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान ये भी जाएगा कि जो राग का स्वरूप है उसको हम बरकरार रखें, इस पर भी जाएगा कि राग में जो स्वर प्रयुक्त हैं उनका प्रयोग उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये सब बातें भी हम बहुत केयरफुली चलेंगे तो ये उस वक्त ये संभव हो सकता है कि हमें उतना आनंद नहीं आए जब हम रियाज करें, लेकिन जब हम उसको कुछ समय तक रियाज कर लेंगे तो हमें धीरे धीरे राग रचना शुरू होता है, राग रचता है, बसता है आपके भीतर, और फिर आप उसका आनंद स्वयं भी उठा सकते हैं और जो आपका जो श्रोता है वो भी उसका आनंद उठा सकता है। तो ये तो थे चारों चरण आलापचारी के। अब देखिए आलाप के हिसाब से अब हम बंदिश पर भी आते हैं। बंदिश एक बड़ी प्रचलित बंदिश है, पायलिया झनकार मोरी। तो ये भी पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका में इस बंदिश को दिया है, स्वरलिपिबद्ध किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ परंपरागत क्योंकि ये बंदिश है तो गुरुमुख से सीखी हुई बंदिश भी है, क्योंकि पुराने समय में ये एक मौखिक विद्या है। मौखिक विद्या हमने स्वरलिपिबद्ध तो बंदिशों को कर लेते हैं, लेकिन ये सीना बसीना तालीम यानी सामने जो है गुरु अपने शिष्य को सामने बैठा कर सिखाता है। तो अब आजकल वो ज़माना तो नहीं रहा, आजकल इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस आ गया है, उस तरीके से अध्ययन होता है, संगीत को भी उस प्रकार से सिखाया जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे सुन के और फिर उस पर अभ्यास करते हैं, तो समय के अनुसार भी चेंज होना चाहिए। तो मैं बंदिश की बात कर रही थी, ये जो बंदिश है इस बंदिश की हो सकता है कि स्वरलिपि में थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखे, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो थोड़ा सा अलग हो, क्योंकि हमने ये गुरुमुख से सीखी है और बंदिश को क्रमिक पुस्तक मालिका में भी दिया गया। तो आप उसको जिस प्रकार से बताया जा रहा है आप उसको वैसे आप सीख सकते हैं। और इस चीज़ में कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कभी कभी किसी बंदिश की स्वर लिपि कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इसका कारण ये है कि जब कुछ समय तक उस राग को गा लिया जाता है तो उसके बाद हमारा एक ध्येय होता है कि हम राग को, बंदिश को एंजॉय करें, अच्छे से गाएं, और उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है। तो उस वेरिएशन को जब हमने भी अपने गुरु से सीखा या उन्होंने अपने गुरु से सीखा होगा तो वो वेरिएशन उसी प्रकार से आत्मसात किया जाता है। तो इसीलिए इन बंदिशों को परंपरागत बंदिश यानी ट्रेडिशनल बंदिशें कहा जाता है, ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस। तो ये ट्रेडिशन वाइज चला आ रहा है, तो इसमें आप कतई विचलित ना हो कि ये बंदिश बुक में थोड़ा सा चेंज दिया हुआ है, तो वहाँ पर हमने ये देखना है कि वो बिल्कुल जो है राग के स्वरूप को ना बिगाड़े। तो ये बंदिश है पायलिया झनकार मोरी। पायलिया झनकार मोरी, पायलिया झनकार मोरी, झनन झनन बाजे
देखिए मैंने जैसे आलापचारी बताई है तो ताल चल रही है 3 ताल, लेकिन मैंने इस बंदिश में आलापचारी किस प्रकार की जाती है, शब्दों को अक्षरों को लेकर जो बढ़त की जाती है, उसमें मेन ये ध्येय होता है आनंद का, यानी उसको उसके भाव को अभिव्यक्त करने का, इंजॉय करने का। नहीं तो संगीत का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। पायली या झनकार मोरे पायलिया झनकार मोरे झनकार मोरे झनकार मोरे पायली या झनकार मोरे पायलिया झनकार मोरी पायलिया झनकार मोरे 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 पायलिया झनकार मोरी पायलिया झनकार मोरे पायलिया झनकार मोरे पायलिया झनकार मोरे पायलिया झन पायलिया झन पायलिया झनकार। तो देखिए मैं जब गा रही थी तो उस समय मैंने इसी आलापचारी को, इसी बंदिश के शब्दों को लेकर उसमें पिरो कर जो है मैं अपना आलाप कर रही थी। तो और साथ साथ ये भी ध्यान था कि ताल मेरी क्या चल रही है, मुझे बंदिश को कहाँ से उठाना, खाली से मैंने बंदिश उठाई। तो सब चीज़ों का समन्वय होता है। गायन जो है उसको या वादन करते हुए ये ध्यान देना चाहिए कि ताल का भी ध्यान रखना है और हमने स्वरों का भी ध्यान रखना है। तो मैं जैसे बता रही थी कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो आप लोग अभ्यास करिए और अभ्यास करते रहिए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली जो धारणा है इसको सार्थक कीजिए। तो मैं समझती हूँ कि मेरे आज के इस व्याख्यान से आपको राग पूर्या धनाश्री के आलापचारी जो है किस प्रकार से की जाती है, कैसे उसको बोलालाप को बढ़ा जाता है, ये भी आपको सभी कुछ स्पष्ट हुआ होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया गगन मैम और अमृता श्री हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों यही था हमारा राग पूर्या धनाश्री का दूसरा अंक और इसी का तीसरा अंक हमारे कल के लेक्चर में टेलीकास्ट होगा। तो आप ज़रूर देखिएगा इसको लाइव, और ये यूट्यूब पर भी जाता है जैसे कि मैंने लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में आपसे शेयर किया था। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।